द्वारा करवाया गया है। इन 6 STPs की कुल लागत लगभग 51 करोड़ रुपए रही है, जिसका प्रदूषण नियंत्रण मंडल व चिकित्सा शिक्षा विभाग ने संयुक्त रूप से किया है। साथ ही JDA ने भी आर्थिक सहयोग दिया है। रोजाना इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से साफ किया गया 58 लाख लीटर तक पानी अस्पताल के पेड़ पौधों व अन्य उपयोगी कामों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। जल व पर्यावरण संरक्षण की इस पहल से प्रदूषण पर लगाम लगेगी और राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेश में जल संरक्षण के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रमों की कड़ी में अब राज्य के 54 शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए यानी एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए जल स्प्रिंकलर और सड़क सफाई मशीनों की खरीद के लिए धनराशि का हस्तांतरण किया गया है। तकरीबन 13.5 करोड़ की राशि मान्यवर के द्वारा इस कार्य के लिए प्रदान की गई है। आइए देखते हैं इसका ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। आप सभी को विदित है लवकुश वाटिकाएं। जी हाँ, स्थानीय वनस्पति को बढ़ावा देने के लिए और जैव विविधता के संरक्षण के लिए, इसके साथ ही पारिस्थितिकीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इनका निर्माण किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में 5 लवकुश वाटिकाएं और इसके साथ ही ग्रीन लंग्स, जी हाँ, उदयपुर का एक क्षेत्र है जो जैव विविधता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थल है, और इसके साथ ही माछला मगरा नगर वन। माननीय से अनुनय, कृपया इन सभी का रिमोट का बटन दबाकर शुभारंभ और लोकार्पण करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। वन विभाग की ये पहल ग्रीन लंग्स, लवकुश वाटिकाएं और नगर वन का उद्घाटन। जहां धरती हरी हो वहां आसमान भी मुस्कुराता है, जहां पत्ते सरसराते हैं वहां मन को भी चैन आता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा राजस्थान को समर्पित कर रहे हैं प्रकृति से जुड़े 7 अमूल्य उपहार। उदयपुर का माछला मगरा नगर वन, पथमार्ग, ब्रिज, प्रवेश द्वार, वृक्षारोपण और सेल्फी पॉइंट के साथ शहर को प्रकृति से जोड़ता एक हरित उपवन। रिसाला ग्रीन लंग्स उदयपुर, जहां पथमार्ग, जल स्रोत और हरियाली मिलकर रचते हैं एक आदर्श इको टूरिज्म केंद्र। रतनपुर डूंगरपुर, जल मृदा संरक्षण और व्यू पॉइंट के साथ बच्चों के लिए खुला प्रकृति विद्यालय। रनिया मंगरी प्रतापगढ़, यहां का कैक्टस गार्डन सूखी जमीन पर हरियाली का जीवंत प्रमाण। मोहर मंगरी चित्तौड़गढ़, लक्ष्मण झूला, धनुष सर्कल और बटरफ्लाई गार्डन जैसे आकर्षण एक समृद्ध इको टूरिज्म स्थल। गुगिलाव नागौर, 15 हेक्टेयर में विकसित वाटिका इको ट्रेल और व्यू पॉइंट के जरिए ये नई पीढ़ी को अतीत से जोड़ती है। समाई माता बांसवाड़ा, 103 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली यह हरित भूमि आस्था और पर्यावरण का साझा संदेश देती है।
इन सभी वाटिकाओं में जैव विविधता संरक्षण के माध्यम से बच्चों को प्रकृति से जोड़ा जा रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदृष्टि है। जहां विकास हो पर प्रकृति की गोद में, जहां प्रगति हो पर हरियाली के साथ। आइए मिलकर इन हरित प्रयासों का करें सम्मान और बनाएं आपनो हरियालो राजस्थान। आपनो अग्रणी राजस्थान और आपनो हरियालो राजस्थान, इसी संकल्प के लिए आगे बढ़ते ये कदम और इसी श्रृंखला में अब एक और सौगात प्रदेश को मिलने जा रही है। वो है बीड़ पापड़ इको टूरिज्म साइट, नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, जयपुर। इको टूरिज्म इस साइट को बीड़ पापड़ नाम इसलिए इसमें जोड़ा गया है कि जयपुर में पापड़ वाले हनुमान मंदिर का ये समीपवर्ती क्षेत्र है, मायला बाग के आसपास का क्षेत्र है और यह अभ्यारण्य अरावली के पारिस्थितिकी तंत्र का एक भाग है। इसके साथ ही वनस्पति और जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। अभ्यारण्य के अंदर 100 से अधिक प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं और भारतीय तेंदुआ अभ्यारण्य के भीतर प्रमुख शिकारी पशु है। आइए पुनः आप सभी की तालियों के साथ माननीय से अनुनय करें कि वन विभाग के इस बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी का कृपया उद्घाटन करने की कृपा करें। जंगली कीट, लकड़बग्घा, सियार, गीदड़ इसके इकोसिस्टम को संतुलित करते हैं। अरावली की पहाड़ियों में स्थित है नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। जयपुर से मात्र 8 किलोमीटर दूर अजमेर रोड के समीप बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में विकसित की गई है। इसमें 19 किलोमीटर लंबी ट्रेल बनाई गई है, जिसमें पर्यटक खुले वाहन से प्राकृतिक वन्य जीवन का अवलोकन कर सकते हैं। यहाँ प्रशिक्षित गाइड, सोलर लाइटिंग और वर्षा जल संचयन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास के संरक्षण, मानव वन्य जीव संघर्ष में संतुलन और पर्यावरण शिक्षा की दिशा में ये एक सशक्त पहल है। यह अभ्यारण्य भारतीय तेंदुए पैंथेरा पार्डस का प्राकृतिक आवास है। इसके अतिरिक्त चीतल, नीलगाय, सियार, लोमड़ी, सेही, मोर और 100 से अधिक पक्षी व स्तनधारी प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। यह जयपुर की 5वीं सफारी है। झालाना, आमागढ़, नाहरगढ़ टाइगर सफारी और नाहरगढ़ लायन सफारी के बाद गुलाबी नगरी को वन्य जीव पर्यटन के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने में यह नया अध्याय है। इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की हरियालो राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और सतत पर्यटन को एक साथ बढ़ावा दिया जा रहा है। बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी, जंगल को जानिए, जीवन को समझिए। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, जयपुर। विश्व पर्यावरण दिवस पर यहाँ पर सौगातों की श्रृंखला में अब एक और विमोचन, वो है सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम। सर्कुलर इकोनॉमी को एक आर्थिक मॉडल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका उद्देश्य अपशिष्ट को कम करना और संसाधनों को अधिकतम उनका उपयोग करना है। रेखीय अर्थव्यवस्था के विपरीत आप देख सकते हैं कि इसमें लाओ बनाओ फेंक दो होता है, लेकिन जो चक्रीय अर्थव्यवस्था है, सर्कुलर इकोनॉमी है, उसमें पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और रीजनरेशन के सिद्धांतों के माध्यम से स्थिरता पर जोर दिया जाता है। और इसी का विमोचन करते हुए इसी क्रम में आपको बता दें कि राज्य बजट 2025-26 में प्रदेश का पहला हरित बजट प्रस्तुत किया गया और सर्कुलर इकोनॉमी के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम 2025 लाए जाने की भी घोषणा की गई है। धन्यवाद समस्त मंचासीन अतिथियों का। और अब राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के ऑटो रिन्यूअल सिस्टम का शुभारंभ।
राज्य मंडल द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बहुत से काम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बजट वर्ष 2025-26 में उद्यमियों को राहत देने के लिए पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने की दृष्टि से पर्यावरण नियमों की पालना के लिए उद्योगों को मंडल संचालन सम्मति CTO कंसेंट टू ऑपरेट का ऑटो रिन्यूअल करने की घोषणा की गई है। इसी के अनुसार नवीनीकरण आवेदनों को बिना मानवीय हस्तक्षेप के पारदर्शिता के साथ इसका त्वरित निस्तारण, इसके लिए ऑनलाइन ऑटो रिन्यूअल सिस्टम बनाया गया है। माननीय से पुनः अनुरोध, कृपया रिमोट के बटन के माध्यम से इस सिस्टम का शुभारंभ करने की कृपा करें। धन्यवाद। इसी कड़ी में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम 2.0 भी बनाया गया है। इसे समस्त नवाचारों के साथ बनाया गया है जिससे कि बेहतर तरीके से कार्य संपादित हो सके। इसी के लिए पुनः आपसे अनुनय, कृपया इसका शुभारंभ करने का कष्ट करें रिमोट के माध्यम से। आज के इस समारोह में 3 जो समझौता पत्र है उनका हस्तांतरण किया जाएगा, आदान प्रदान एक्सचेंज किया जाएगा और उसी के लिए अब आग्रह कर रहे हैं सदस्य सचिव महोदय शारदा प्रताप सिंह जी से, कृपया आप मंच पर आएं। और साथ ही आपको बता दें, इनमें ये जो समझौता पत्र है ये है एमिशन ट्रेडिंग स्कीम, जलवायु परिवर्तन और अनुकूलन योजना और अलवर और भिवाड़ी के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली। सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं मंडल के साथ ही श्रीमती विजय लक्ष्मी अय्यर, एसोसिएट डायरेक्टर पॉलिसी चेपाल साउथ एशिया, और इसके साथ ही सुदीप कौर जी को डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट स्पेशल सेक्रेटरी और मेंबर सेक्रेटरी शारदा प्रताप सिंह जी। ये समझौता ज्ञापन, इसका आदान प्रदान एमिशन ट्रेडिंग स्कीम के तहत। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में ये समझौता पत्र एमिशन ट्रेडिंग स्कीम, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्लान 2030 के लिए अब हम पुनः आमंत्रित कर रहे हैं सदस्य सचिव महोदय के साथ अनुमिता राय चौधरी, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं CSC। अनुमिता राय चौधरी। और ये समझौता पत्र का आदान प्रदान है जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्लान 2030 की तैयारी के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का यहाँ आदान प्रदान किया जा रहा है। आप सभी इन क्षणों के साक्षी हैं, सहभागी हैं, तो लगातार आपकी तालियों का उद्घोष होता रहे। और इसी कड़ी में अलवर और भिवाड़ी जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम की समझौता ज्ञापन के लिए आमंत्रित करे हैं पुनः सदस्य सचिव महोदय और गौरव गोवर्धन जी, साइंटिस्ट IITM और मेंबर सेक्रेटरी को, कृपया आप अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर अलवर एंड भिवाड़ी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीट्रोलॉजी पुणे से आप हैं श्री गौरव गोवर्धन जी, साइंटिस्ट IITM। धन्यवाद और आभार आप सभी का। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने मई महीने में फोटोग्राफी आयोजन किया था। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से प्रविष्टियां आमंत्रित की गई थी और आज के इस समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विजेता को
जो राशि है 21,000 रुपए की, उसका डमी चेक प्रदान किया जाएगा। और आपको बता दें, आपकी तालियों की गूंज होनी चाहिए विजेता के लिए। आप है नीरज गौतम, जिन्होंने अव्वल स्थान प्राप्त किया है, प्रथम रहे हैं नीरज गौतम। फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विनर, प्लास्टिक की यात्रा उपयोग से त्याग तक के प्रथम पुरस्कार विजेता का सम्मान विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं नीरज जी आपको, और मंचस्थ अतिथियों का आभार। और इसके साथ ही एक विशेष अंक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की जो न्यूज लेटर है, उसका विशेष अंक स्पेशल एडिशन विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर तैयार किया गया है। उसके विमोचन के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर निवेदन। सभी को दर्शाते हुए पुनः आप समस्त मंचस्थ महानुभावों का आभार। कार्यक्रमों की श्रृंखला में अब समय है उद्बोधन का, और हम आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय राज्य मंत्री महोदय, स्वतंत्र प्रभार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग राजस्थान, श्रीमान संजय शर्मा जी को कृपया संबोधन प्रदान करें। विश्व पर्यावरण दिवस के इस पावन पर्व पर हम सबको अपना मार्गदर्शन देने और आशीर्वाद देने पधारे हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, इस मंच पर विराजमान जयपुर जिले के प्रभारी मंत्री विधि मंत्री आदरणीय जोगाराम पटेल जी, जयपुर शहर की माननीय सांसद आदरणीय मंजू शर्मा जी, मुख्य सचिव आदरणीय सुधांशु पंत जी, एसीएस फॉरेस्ट आदरणीय अपर्णा जी, पीसीसीएफ ऑफ आदरणीय अरिजीत बनर्जी जी, जयपुर नगर निगम की महापौर आदरणीय सोमिया जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित जयपुर शहर के सभी माननीय उद्योग से जुड़े हुए हमारे उद्योगपतिगण, सभी अधिकारीगण, सभी प्रबुद्धजन, सबसे पहले तो मैं विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको ध्यान होगा इसी दिन 2025 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण देश की जनता से आह्वान किया था एक पौधा मां के नाम लगाने के लिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी का वो आह्वान एक जन आंदोलन बना पूरे भारतवर्ष में। और मुझे बताते हुए खुशी है कि एक पौधा मां के नाम लगाने के निमित्त भारत सरकार द्वारा हमें 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया था। और उससे भी ज्यादा बताते हुए खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात पर, उनके आह्वान पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने हमें संपूर्ण राजस्थान में 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य दिया था। और मुझे बताते हुए खुशी है माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो लक्ष्य 7 करोड़ का संपूर्ण राजस्थान की जनता को दिया था, मुझे बताते हुए खुशी है कि 7 करोड़ से अधिक, लगभग 7 करोड़ 22 लाख पौधे लगा करके राजस्थान की जनता ने आपके नेतृत्व में एक अनूठा उदाहरण पेश किया। इससे भी ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि जो भारत सरकार का माई लाइफ पोर्टल है, उसमें 6 करोड़ से अधिक पौधे विद फोटोग्राफ्स राजस्थान के आम जन ने अपलोड किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है और आपके कुशल नेतृत्व का परिचायक है कि जब पौधारोपण की बात आई तो प्रधानमंत्री जी की मन की बात के कार्यक्रम में
माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान का विशेष उल्लेख किया और साथ ही साथ आपके कुशल नेतृत्व को भी सराहा, साथ ही साथ एक दृढ़ इच्छा शक्ति और संगठन में किस प्रकार से संगठित होकर के राजस्थान की आम जनता ने पौधारोपण के काम में हिस्सा लिया, उसको जिस प्रकार से मन की बात में उल्लेख किया, उसके लिए संपूर्ण राजस्थान की जनता आपके कुशल नेतृत्व के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, पौधा लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसका संरक्षण करना, वो पौधा वृक्ष बने उसकी चिंता करना, उसके लिए आपने जब हमको बुलाया और मीटिंग ली, आपने हमको निर्देश किया कि पौधे तो हम लोग लगा रहे हैं, लेकिन पौधे का संरक्षण होना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को पौधा एक वृक्ष की सौगात के रूप में मिले, उसकी चिंता वन विभाग को करनी चाहिए। मुझे बताते हुए खुशी है कि आपके कुशल निर्देश में, आपके मार्गनिर्देशन में वन विभाग द्वारा जो भी पौधारोपण किया जा रहा है, उसकी त्रिस्तरीय जांच समिति का गठन करके 7 संभाग में अलग अलग हिस्सों में हम औचक निरीक्षण करके पौधे की क्या स्थिति है उसकी बात हर समय हम लोग जायजा भी कर रहे हैं और पौधा किस प्रकार से सुरक्षित रहे उसकी हम लोग चिंता कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद इस मायने में भी देना चाहूंगा क्योंकि आज आपने जिस प्रकार से विश्व पर्यावरण दिवस के साथ साथ गंगा दशहरे के पावन पर्व पर हमारे जो जोड़ हैं, हमारे जो पोखर हैं, हमारे जो बांध हैं, हमारी वो नदियां जिसके संरक्षण के लिए वंदे गंगा का अभियान जो आपने हाथ में लिया है और 5 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक जो अभियान चलेगा, निश्चित रूप से जल संरक्षण के लिए जो आपने एक पहल करी है राजस्थान के लिए, एक अनूठी पहल के लिए भी राजस्थान की जनता आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहती है। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि अरावली की जो पहाड़ियां देश के 4 राज्यों को जोड़ती है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, उसमें 29 ऐसे जिले हैं इन चारों राज्यों के जिनके होसे अरावली पहाड़ियां गुजरती है। उसमें 19 जिले तो हमारे केवल राजस्थान के ही हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि भारत सरकार में विशेष रूप से वन पर्यावरण मंत्रालय ने आज इस पहल को आगे लिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में अरावली की तलहटी में पौधा लगा करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। मुझे पूरा विश्वास है अरावली के संरक्षण से, जहां एक और अरावली पहाड़ का संरक्षण होगा, उसमें निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं उनका संरक्षण होगा और पहाड़ के साथ साथ पौधारोपण करके हम राजस्थान को पुनः हरियाली की ओर ले जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज जयपुर एक देश के अंदर एक ऐसा शहर बना है जिसके अंदर 3 लेपर्ड सफारी, 1 टाइगर सफारी, 1 लॉयन सफारी, 1 बायोलॉजिकल पार्क। तो जयपुर हिंदुस्तान में एक अनूठा उदाहरण है जहां पर्यटक को आने के लिए, वन्य जीवों को देखने के लिए, वन्य जीवों के बारे में जानने के लिए जो आज सौगात आपने अलवर जयपुर शहर की जनता को दी है, उसके लिए भी इस मंच के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका कुशल नेतृत्व है कि जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर वन्य जीवों की सुरक्षा हो रही है, वन्य क्षेत्र की सुरक्षा हो रही है, आज उसी का परिणाम है कि चाहे रणथंभौर हो, चाहे सरिस्का हो, चाहे मुकंदरा हो, चाहे रामगढ़ विषधारी हो, आज राजस्थान के अंदर बाघों की संख्या 140 से अधिक हो गई है और निश्चित रूप से यह आपका कुशल नेतृत्व का परिचायक है। इस अवसर पर मैं यदि यह बात नहीं करूं कि हमको जिस तरह से पॉलीथीन का दर्श झेलना पड़ रहा है, अभी मुख्य सचिव महोदय कह रहे थे कि हमने बचपन में अपने पिता की पैंट को काट करके नेकर के रूप में पहना है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम सब लोग बचपन में सब्जी खरीदने जाते थे, हमारी मां कपड़े का थैला लेकर देती थी और वो कपड़े का थैला भी घर में बचे हुए कपड़े से बनाकर खुद सिल करके देती थी और जब वो सब्जी हम लेके आते थे, सब्जी खाली करने के बाद उस थैले के अंदर से जब धनिया और पुदीना और प्याज और आलू की खुशबू आती थी, उस सुखद अनुभूति की आवश्यकता भी आज पर्यावरण को बचाने के लिए महती आवश्यकता है। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है और मैं आपको विश्वास देता हूं कि आपके कुशल नेतृत्व में राजस्थान पॉलिथीन मुक्त भी होगा और पर्यावरण से लबोलब होकर के हरा भरा राजस्थान होगा। इस आशा और विश्वास के साथ कि आने वाले समय में हम सब लोग का संकल्पित होकर के राजस्थान को हरा भरा बनाने में अपनी महती भूमिका निभाएंगे, राजस्थान को पॉलिथीन से मुक्त करने में अपनी महती भूमिका निभाएंगे।
एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कि आपने अपने कीमती समय में से इस कार्यक्रम में अपना समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भारत, जय हिंद। उद्बोधन के लिए आभार माननीय मंत्री महोदय का। देवियों और सज्जनों, आज हमें पावन सानिध्य प्राप्त हुआ है हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, आपके जनहितकारी संचालन की गूंज प्रदेश में चारों ओर नजर आती है और अब आप सभी की तालियों के बीच हम अनुनय करते हैं, विनम्र आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज के इस पावन अवसर पर अपने उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गंगा माता की, गंगा माता की। आज के इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मंच पर विराजमान जयपुर जिले के प्रभारी विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री सम्मानीय जोगाराम पटेल जी, हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री, युवा और जिनके मन में हमेशा काम करने की तमन्ना रहती है, ऐसे हमारे वन पर्यावरण मंत्री भाई संजय शर्मा जी, हमारी जयपुर की सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण अपर्णा अरोड़ा जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरिजीत बनर्जी, हमारे जयपुर शहर की महापौर सौम्या गुर्जर जी और आज इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पर्यावरण को संरक्षित करने वाले और पर्यावरण के बारे में सोचने वाले यहाँ विराजमान सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप एक ऐसे कार्यक्रम में आए हैं, ये वो कार्यक्रम है जिसको हमारे पूर्वज, हमारे सभी महापुरुष लगातार इसका संदेश देते आए हैं। मित्रों, बात तो बहुत छोटी होगी, आपके मन में विचार भी होगा, क्योंकि यह देश वो देश है जो इसने दुनिया को राह दिखाने का काम किया है। पर्यावरण के बारे में चाहे वो पश्चिम के लोग हों, चाहे और लोग हों, वो 10, 20, 25, 50 साल से इसके बारे में जानने लगे हैं और उनको आवश्यकता पड़ी है तो महसूस करने लगे हैं। लेकिन हमारे मुनियों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने इसको पहले से ही सजोया है और आप देखते हैं हम छोटे से पेड़ को, वृक्ष को पूजनीय मानते हैं, मां का दर्जा देते हैं। हम हमारी नदियों को मां का दर्जा देते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम प्रकृति को संरक्षक करने वाले को भी हम पूजते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि मां गंगा केवल नदी नहीं है,
मां गंगा भारतीय संस्कृति की आस्था और सभ्यता का जीवंत उदाहरण है। भारतीय संस्कृति में नदियों को माता का दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये नदियां हमारी जीवन रेखा है। मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती, मां नर्मदा, मां गोदावरी जैसी पवित्र नदियां न केवल हमारे खेतों को सींचती हैं, बल्कि हमारी आत्मा को भी पवित्र करती है। और इसलिए इस प्रकृति का संरक्षण करना हम सभी का दायित्व है। कभी कभी मैं कहता हूं कि हमारी प्रकृति में जो भी वन्य जीव हैं, जो भी पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि इनका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन आप गौर से देखोगे, प्रकृति की तरफ झांकोगे, उसमें थोड़ा मन लगाओगे, तो मित्रों मैं कहना चाहता हूं, एक भी अनावश्यक नहीं है, कहीं ना कहीं वो उसकी आवश्यकता है। ये हमारी प्रकृति है। कई बार मैं उदाहरण देता हूं, आप देखते हैं जंगल में जब पशु मर जाता है तो उसकी सफाई कौन करता है? कभी आपके मन में बात आई होगी कि जब उसकी सफाई, क्योंकि किसी भी तरह की उसका प्रदूषण किसी और पशु पक्षी पर नहीं लगे, तो उसके लिए साफ करने के लिए हम देखते हैं हमारे चील और गिद्ध वो आते हैं और 2 दिन में और 3 दिन में उसको साफ करके चले जाते हैं। अगर कहीं कोई रह जाता है, छोटा भी अगर उसका अंश रह जाता है, तो हमारी चींटियां, हमारे चींटे उसको पूरी तरह से साफ कर देते हैं। यह प्रकृति है। आपने कभी कभी अपने घर में भी देखते हैं, कोई छोटा सा कोई कीड़ा मर जाता है, चींटियां उसको खींच करके ले जाती हैं, घर से बाहर ले जाती हैं उसको। यही नहीं, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नदियां विश्व की माता हैं जो हमें जीवन, समृद्धि और संस्कृति प्रदान करती हैं। गंगा का जल केवल प्यास नहीं बुझाता, बल्कि हमारे जीवन को आध्यात्मिक और भौतिक रूप से समृद्ध भी करता है। राजस्थान जो अपने में रेगिस्तान के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन जल संरक्षण की परंपराएं और सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा भी रहा है। इस मरुभूमि में हमारे पूर्वजों ने जल को अमृत माना और उसे संरक्षित करने के लिए अनूठे तरीके अपनाए, और उन्होंने किस तरह का निर्माण किया वो आप सभी जानते हैं। हमारी सभी जगह की परंपराएं हैं। सामाजिक अगर परंपराएं देखोगे तो आप जंगल की भी परंपराएं हैं, आप उनको भी देखोगे, क्योंकि जंगल में अगर शेर रहता है तो बड़े किसी न किसी पशु का वध करके अपना उदर पूर्ति करता है, लेकिन उसके पीछे राज भी छुपा है कि वो जब उसको जितना उसको उपयोग में लेना होता है वो लेकर के चला जाता है, लेकिन वो जंगल के छोटे जानवर उसका उपयोग में लेते हैं। यही नहीं, जंगल से जब हाथी निकलता है तो जंगल में बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तब उन पेड़ों में से निकल करके वो जाता है तो बड़े बड़े पेड़ों की डालियों को वो नीचे करता है, उखाड़ता है, उसमें से कुछ खाता है, कुछ छोड़ के चला जाता है, क्योंकि जंगल में छोटे जानवर वो भी रहते हैं जो उस पत्ती को, पेड़ को खाना चाहते हैं। तो जब वो निकल जाता है उसके बाद उनका झुंड आता है और वो भी उसमें खाता है। यह जंगल का नियम है। और प्रकृति ने सभी को किस तरह से इंगित करते हुए, उनके काम देते हुए, उनको काम की अवधारणा देते हुए हमारी प्रकृति ने किस तरह से उनको सजोया है, कभी हम विचार नहीं करते, लेकिन हमको विचार करना चाहिए। और विचार करते हुए हमें इन सभी का संरक्षण करना चाहिए। हमारे सीएस साहब कह रहे थे
कि एसी चलता है। मैं तो कई घरों में आप भी जाकर के देख लेना बच्चों का, एसी 18 और 19 पर चलेगा और कंबल ओढ़ रखा होगा। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? लेकिन उसको यह पता नहीं है कि मेरे को इसका उपयोग क्या करना है, लेकिन हम इसका उपयोग नहीं, हम दूसरे वाले को गर्मी दे रहे हैं। क्योंकि वो चलता है तो गर्मी भी फेंकता है, उसका हमारे तापमान पर कितना अंतर आता है, यह भी हमें विचार करना चाहिए। मित्रों, आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह संयोग है, और संयोग यह है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, लेकिन गंगा दशहरा भी है। और गंगा दशहरा को आपने देखा है, हमारी सनातन संस्कृति में यह भी है, क्योंकि इस दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, तो इस दिन पूरी पृथ्वी पर मां गंगा का अभिषेक हुआ। तो आज के दिन आप देखते हैं घरों में हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे सभी सुबह 4 बजे से स्नान करना प्रारंभ करते हैं, और स्नान करके वो भोले शंकर, भोले बाबा पर अभिषेक करते हैं। इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। जहां सवामन पानी होता है वो पानी शुद्ध होता है। कभी कभी हमारे मन में कई विचार आते हैं, क्यों? ये प्रकृति है। और आप मेरे भाई और देख लेना, अगर आपका किसी पात्र में अगर पानी है, वो भले ही अशुद्ध हो सकता है, लेकिन जमीन में अगर सवामन पानी से ज्यादा है, क्योंकि जमीन हमारी पृथ्वी उन सारे अवशेषों को सोख लेती है और वो पानी शुद्ध होता है। यह प्रकृति है। कभी कभी हम देखते हैं कि प्रकृति में कोई बड़ा गड्ढा हो जाता है, लेकिन आप देखते हैं 5 साल, 8 साल, 10 साल में वो बराबर हो जाता है। आप कभी देखते हैं कि यहां तो बड़ा तालाब था, गड्ढा था, कैसे बराबर हो गया? यह प्रकृति का नियम है, हमें इसको संरक्षण करना चाहिए। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं, आज राजस्थान में हम देखते हैं कि पानी की कितनी आवश्यकता है, और पानी की आवश्यकता को समझते हुए हमें जल संरक्षण की आवश्यकता है। अगर हम जल को संरक्षण करेंगे तो निश्चित रूप से एक एक बूंद हमारे काम आएगी। और आपने देखा है कि राजस्थान से ज्यादा जल संरक्षण के बारे में कोई नहीं जानता। हमारे पूर्वजों ने बावड़ियों से लेकर के, कुओं से लेकर के, तालाब से लेकर के, सरोवर से लेकर के कितना काम किया है। यहां तक आप देखते थे, जैसे ही गर्मी आती थी, हमारे पूर्वज प्याऊ की व्यवस्था करते थे, पक्षियों को पानी की व्यवस्था किस तरह से होगी, पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था कैसी। ये हमारा पूर्ण रूप से हमारा जल संरक्षण का काम रहा है। आज इस अवसर पर जल संरक्षण का कार्यक्रम भी प्रारंभ हुआ है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का पूरे राजस्थान के अंदर कार्यक्रम हो रहे हैं। और यह ऐसा कार्यक्रम है क्योंकि हमने देखा है, हमारी सरकार को आए हुए 1.5 साल हुआ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं 1.5 साल के अंदर हमारी सरकार ने पानी के क्षेत्र में जो काम किया है वो आपके सामने है। क्योंकि राजस्थान में अगर पानी होगा, राजस्थान में अगर पानी की प्रचुरता होगी, तो निश्चित रूप से हमारी किसान को भी लाभ होगा, हमारे उद्योग को भी लाभ होगा, और हमारे पर्यावरण को भी लाभ होगा। और हम कह सकते हैं कि राजस्थान में पानी होगा तो राजस्थान की जनता सुख और चैन से पूरी तरह से रह पाएगी, क्योंकि हमने पानी का संकट राजस्थान ने झेला है। आपने देखा, चाहे हमारी ERCP राम जल सेतु योजना हो, उस पर लगातार हमारा काम चल रहा है। यमुना जल समझौता, उस पर हमारी DPR बन के तैयार हो रही है। हमारी जो इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर जो आती है, उसका संरक्षण का काम भी किया है। 4000 करोड़ रुपए के काम हमने उसमें दिए हैं, क्योंकि उसका पानी हमारा हनुमानगढ़ गंगानगर से लेकर के फलौदी, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर तक, जोधपुर, नागौर तक पानी जाता है। उसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। बाकी हमारा, चाहे हमारी देवास स्कीम हो, सोमकमला में स्कीम हो, हमारा माई डैम से पानी आना हो, चाहे ब्राह्मणी नदी पर डैम बना करके उसका पानी बनास में डालना हो,
ये सारे काम हमारी राजस्थान की सरकार ने 1.5 साल में अपने हाथ में लिए हैं और निश्चित रूप से वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह जल संरक्षण का कार्य राजस्थान में आगे बढ़ रहा है। मैं इतना ही कहूंगा कि पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को रोकना आज की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम फायदा देखते हैं। फायदा ये देखते हैं कि घर से निकलेंगे स्कूटर लेकर के, गाड़ी लेकर के, तो हमको ये ध्यान नहीं है कि हम सामान लेने के लिए जा रहे हैं, सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं, तो हम थैला नहीं ले जा रहे हैं, कुछ भी नहीं ले जा रहे हैं, और हम जाकर के दुकान पर पहुंच रहे हैं और हम प्लास्टिक की उस थैली में लेकर के आ रहे हैं। मित्रों, आप तो सामान लेकर के आ गए हैं, लेकिन उसका कितना दुष्परिणाम है कभी हमने ये सोचा है क्या? यह हमें सोचना होगा। हर व्यक्ति को इसमें सोचना होगा और सोच करके आगे बढ़ना होगा। वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव है? आज लोग कहते हैं कि मरीजों की संख्या बढ़ी है, उस क्षेत्र में हमें कितना काम करना है। जितना काम करते हो वो भी कम पड़ता चला जाता है, क्योंकि हम वायु प्रदूषण पर अगर ध्यान देंगे तो एक तरफ उधर भी हमारा ध्यान जाएगा, क्योंकि आज हम देख सकते हैं कि स्वास्थ्य के लिए ये बहुत हानिकारक है। अगर वायु प्रदूषण है तो निश्चित रूप से उसके दुष्परिणाम होंगे। हमारी धरती का तापमान भी बढ़ेगा, जिससे आज पूरी दुनिया प्रभावित भी हो रही है। दुनिया पर्यावरण की दृष्टि से काम भी कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सभी को सजग होते हुए जल संरक्षण और पर्यावरण पर काम करना होगा। हमको प्रदूषण को रोकना होगा। इसमें छोटी छोटी बातें होती हैं, डेली हम देखते हैं पानी का व्यय कैसे करते हैं, अन्न का व्यय कैसे करते हैं। हम देखते हैं कि 1 गिलास पानी चाहिए, लेकिन हम उसको आधा पीते हैं, आधा छोड़ देते हैं। कई बड़े लोगों की तो पहचान है, बड़े लोग जब तक उसमें से 1 घूंट लेकर के पानी नहीं रख देते तब तक तो वो बड़े ही नहीं माने जाते। ये पानी के साथ कितना बड़ा अन्याय है, जल का कितना अपव्यय है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको नहीं है तो वो बड़ा काम होगा कि हम जब पानी लेने कोई आए, पानी पिलाने के लिए आए, तो उससे कहे आधा गिलास लाइए और आधे गिलास को पूरा पिए, तो हम जल संरक्षण का काम करेंगे। ये हमारे सिस्टम में आ गया। मैं कभी कभी देखता हूं पानी लेकर के आते हैं, पानी, अरे भाई प्यास नहीं है तो हम मना कर सकते हैं कि मेरे को आधा चाहिए, तो उसका व्यय करते हैं। दूसरा, आप देखते हैं शादी ब्याहों में आप जाते हैं, मैं उस संस्था को धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं नाम से हो रहा है, वो संस्था इसके क्षेत्र में काम कर रही है। हम शादी ब्याह में जाते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं, जाते ही हम खाना खाते हैं, प्लेट लेते हैं और प्लेट को इतना भर लेते हैं, सामने वाला भी देख करके ताजुब होगा कि भाई इतना लेता है, क्या चक्कर है ये। देखता है कि नहीं देखता है? आप देखते हैं कि नहीं देखते सामने वाले को? लेकिन वो संस्था को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उस संस्था ने उस शादी वाला मना करता है, लोग कहेंगे मैंने निमंत्रण दिया और मैं ये लिख दूं कि जितना खाएं उतना लें, तो वो कहेगा साहब मेरी शादी में तो नहीं, किसी और की शादी में लिखवा देना। लेकिन मैं संस्था को धन्यवाद देता हूं, वो संस्था जाती है और सभी जगह लगती है और वो कहती है कि जितना खाएं प्लेट में उतना लें। और मेरे भाइयों बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं आपसे, हम स्टार्ट करें। हम एक एक छोटी छोटी बात को अगर हम ध्यान करेंगे तो हम बहुत फायदा करेंगे। लेकिन जब देखते हैं कि वो कचरा कितना होता है, वो गंदगी कहां जाती है, उसमें कितना, जितना खाने में नहीं होता जितना उसका अपव्यय हो जाता है, कितनी बड़ी बात होती है, वो किसी के काम नहीं आता है। एक तरफ तो आप ज्यादा ले रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, और एक तरफ खाना नहीं मिल रहा है। जरा उनकी तरफ भी देखिए, पीछे मुड़ करके देखिए, जो सड़क पे हैं, किसी तरह से उनको दिक्कत है, क्या उनको खाना नहीं मिलना चाहिए? हम खाने का, अन्न का अपमान कर रहे हैं, हम जल का अपमान कर रहे हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि जल का अपमान नहीं करना चाहिए, खाने का अपमान नहीं करना चाहिए, अतिथि का अपमान नहीं करना चाहिए। ये हमारे संस्कारों में है, कौन सिखाएगा? लेकिन हम धीरे धीरे हमारी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव और हम उसको भूलते जा रहे हैं। मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं,
आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर इन सारी चीजों का मनन करिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ये तो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। घर में परिवार में किस तरह का है, हम किस तरह का कचरा डालते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इन सारे विषयों पर हमें चर्चा करनी चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में कुछ लोकार्पण और शिलान्यास हुए हैं। निश्चित रूप से मैं विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हमने ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव का शुभारंभ किया है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन के प्रयास को दर्शाता है। आज हम लंबे समय से प्रतीक्षित सांगानेर में, मैंने काफी कहा, 2 महीने पहले मीटिंग हुई और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज कि उन्होंने CETP की शुरुआत कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही राजस्थान के अस्पतालों में 6 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP का उद्घाटन भी आज हमने किया है। गुणवत्ता में सुधार के लिए 54 शहरी क्षेत्रों में जल छिड़काव और सड़क सफाई मशीनों की खरीद की है। 5 लवकुश वाटिकाएं और 1 बीट सफारी की भी शुरुआत आज हुई है। सर्कुलर इकोनॉमी सिंथेटिक स्कीम का भी शुभारंभ किया गया है। निश्चित रूप से इसका ठीक प्रकार से अगर सर्कुलर इकोनॉमी को हम करेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। आज क्या हो रहा है, 1 बार सड़क बन गई, 2 बार सड़क बन गई, 3 बार सड़क बन गई, लेकिन आपने क्या किया? अगर उस सड़क को बनाते तो पहली सड़क को अगर उखाड़ करके बनाते तो आपका वो मटेरियल है वो भी काम में आ जाता। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, 3 बार बना दी, 4थी बार बना ले, मकान वाले परेशान है। जिनके सामने आप सड़क बना रहे हैं वो मकान वाले परेशान है। वो ये कह रहे हैं कि लगातार सड़क ऊपर होती जा रही है, मकान नीचे होता जा रहा है। आप एक समस्या का समाधान नहीं, एक समस्या पैदा कर रहे हैं। क्यों ना उस सड़क को उखाड़ करके हम बनाएं, उसी मटेरियल को रिसाइकिल करके हमें काम मिले। लेकिन उसको परेशानी हो रही है, उसका मकान नीचे जा रहा है, वो मकान में पैसा लगा रहा है। अब 1 बार मंजिल लिया है, कितना बनाए भाई? 1 फुट 2 फुट कर देता है, लेकिन सड़क तो जब बनती है 6 इंची उठ जाती है। अगर वो 10 बार सड़क बन गई तो 5 फुट हो गया। यार भाई 5 फुट बना के कौन रखेगा इतना ऊपर? तो ये हमें सोचना चाहिए। इसमें हमारा भी, आप मान के चलते हैं आप तो सड़क बना गए, लेकिन जिनके सामने सड़क बनाई है वो हमारे लोग नहीं है क्या? अगर किसी के घर में उसका पैसा लगेगा, वो हमारा पैसा नहीं लगेगा क्या? तो इन सारी बातों को हमको समझना चाहिए। इसलिए हमें उसको काम में लेते हुए आगे किस तरह से हमें करना है, रिसाइकलिंग के माध्यम से उसको उखाड़ करके उसका उपयोग लेना है। नहीं तो हमारे पहाड़ हैं, एक दिन सब बराबर हो जाएंगे। आखिरकार गिट्टी कहां से आती है, पत्थर कहां से आता है, रेता कहां से आता है? तो वो बराबर नहीं होगा क्या? कहां से लाएंगे हम कितना खाएंगे? पहाड़ों को खा रहे हैं ना हम देखते हैं एक बार में कितनी गाड़ियां चलती हैं, कितना ठीक है, हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। लेकिन जितना हम रोक सकते हैं, जितना उसको हम रिसाइकिल के माध्यम से काम में ले सकते हैं, वो तो हमें लेना चाहिए। हमारी प्रकृति के साथ क्या छेड़छाड़ नहीं है ये? हमें इस छेड़छाड़ को कम करना चाहिए। आज लॉन्च किया गया ऑटो रिन्यूअल सिस्टम प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम 2.0 भी पर्यावरण प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाएगा। आज पर्यावरण के संरक्षण के लिए एमिशन ट्रेडिंग स्कीम, जलवायु परिवर्तन अनुकूल योजना 2030 की तैयारी और अलवर भिवाड़ी के लिए अर्ली मॉर्निंग सिस्टम की 3 महत्वपूर्ण एमओयू जारी किए गए हैं। ये सभी प्रयास पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी के प्रतीक है। हम मानते हैं हमें इसके लिए काम करना चाहिए और इनको आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण को हमें ध्यान में रखना चाहिए। साथियों, में जैसा कह रहा था, आज हमने एक कार्यक्रम और प्रारंभ किया है। आज गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस के अद्भुत संयोग है। इस संयोग में यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, और जैसा मैंने बताया आपको, पानी के क्षेत्र में हमने काम किया है। पानी का जितना हम रोक सकते हैं, हमारे तालाब, सरोवर, पोखर, हमारी नदियां, हमारे डैम, हमारे बांध, जिनका संरक्षण हम कर सकते हैं, पानी को हम रोक सकते हैं। वो पानी बह करके नहीं जाए, पानी गांव से निकल करके एक छोटे नाले में जाता है, नाले से एक नहर में जाता है, उसके माध्यम से नदी में जाता है, और नदी के माध्यम से वो सागर में पहुंच जाता है। अरे उस ऊपर वाले ने तो आपके उपयोग के लिए पानी दिया था। जितना आपका उपयोग कर सकते हैं उसका ज्यादा से ज्यादा हम उपयोग करें। आप कहते हैं कि पानी का उपयोग कैसे हो? अरे ऊपर वाला पानी का उपयोग कर रहा है। ठीक प्रकार से पिछली बार हमने किया,
ईश्वर की कृपा हुई, हमारे जितने भी बांध थे राजस्थान में पूरे बांध भर गए, हमारा वाटर लेवल ऊंचा आ गया, किसान भी समृद्ध, हमारा किसान की फसल भी अच्छी हुई, तो हमारी इकोनॉमी में अंतर आया कि नहीं आया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें जल संरक्षण के काम में भी हमने हाथ बटाना चाहिए और हमारे परंपरागत जलाशयों को स्वरूप को पुनः बहाल करते हुए पर्यावरण एवं जल संरक्षण की जागरूकता को गतिविधियों को हमें जोड़ना चाहिए। एक मैं और कहना चाहता हूं, जब पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण की बात आती है तो आपके मन में भाव एक पैदा होता है कि करने वाले बहुत हैं, ये तो वो करेंगे, ये तो वो करेंगे। जल संरक्षण की बात आती है तो हाँ गांव में चलेगा, गांव वाले करेंगे, ये करेंगे, वो होगा, ऐसा होगा। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, ये बात मन में से निकाल दीजिए। आप अपने मन में एक बात अगर हमेशा याद रखेंगे कि इस काम को मैं करूंगा, मुझे मेरे से स्टार्ट करना है, तो ये जन आंदोलन बन जाएगा और हमारे राजस्थान का संरक्षण हो जाएगा। आपको लगता है कि मैं तो शहर में रहता हूं, मेरा तो पानी आराम से टोंटी खोलता हूं, पानी निकल करके आ जाता है। ये पानी सबसे पहले टोंटी वालों का ही बंद होना है। मैं सही बता रहा हूं, जो मन में ये विचार कर रहे हैं, मन में ये कह रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली हमारी जो पीढ़ी आएगी उसके लिए संरक्षण करने का काम हमें करना है। आज आपको मजाक लग रहा होगा, आज आप सोच रहे होंगे आज नहीं होगा, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल में क्या स्थिति होगी। हमारे इतिहासकारों ने भी लिखा है कि अगला अगर विश्व युद्ध होगा तो वो किसके लिए होगा। क्या हम इस पर विचार नहीं कर सकते? क्या मैं मेरे यहां नल आ रहा है, मैं उस नल का उपयोग कर रहा हूं, तो मेरे को नहीं लगता कि किसी जगह जाकर के मेरे को पानी का संरक्षण करना चाहिए? मेरे मन में यह भाव उत्पन्न नहीं हुआ।